राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लाइन पर हैं। जी नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम निकू जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बच्चे की अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसे इलाज की जरूरत थी और उसको आपके पहल के द्वारा आज बेहतरीन इलाज हो पाना संभव हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निकू जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हम बाल अधिकार पर बात कर रहे हैं। तो बाल अधिकार की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं से हमें देखने को मिलती है और चूंकि हम राज्य के देश के विभिन्न जगहों में जिस प्रकार से बाल अधिकार हनन को देखते हैं, चाहे वह इंडस्ट्री हो, चाहे वह समाज हो या विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से हम बाल अधिकार की हनन की घटनाओं को देखते हैं, चाइल्ड एब्यूज की घटनाओं को देखते हैं। आज हमारे बीच गौरव साहब हैं। ये टाटा स्टील के सीनियर मैनेजर हैं और IIM रांची से भी MBA के फाइनल ईयर के छात्र हैं। हम आज कुमार गौरव साहब, उम्मीद है कि आज बाल अधिकार, चाइल्ड एब्यूज पर बेहतरीन अपनी बातों को रखेंगे और हमारे देश भर के जितने भी पदाधिकारी हैं, देश भर के जितने भी संगठन के लोग हैं, चूंकि हमें लगता है कि बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं आज, समय के साथ लोग जुड़ेंगे और इस पर एक बेहतरीन निष्कर्ष के साथ हम बेहतरीन बिंदुओं, बेहतरीन तथ्यों के साथ हम इस पर आज बात करेंगे, ताकि जो हमारे समाज में जिस प्रकार से चाइल्ड एब्यूज की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाइल्ड एब्यूज की घटनाएं लगातार हम देखने को मिलती है। और कुमार गौरव साहब से मैं एक यह भी आग्रह करूंगा कि चूंकि आप एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टाटा जैसी एक बड़ी संस्था में आप काम कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा मतलब एक उनके द्वारा कोशिश होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट में किस तरीके से चाइल्ड राइट्स का वायलेशन होता है। ये देखने को काफ़ी मिलता है मुझे और हम लोग काफ़ी देखते भी हैं कि कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी को कि टाटा हो या ये हो, मैंने कई सारी संस्थाओं में, कई सारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड लेबर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उस पर भी मैं एक बार चाहूँगा कुमार गौरव साहब से कि उस पर वो विचार रखेंगे। और विशेष मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुमार गौरव साहब को पहले सुनना चाहता हूँ। काफ़ी तीव्र इच्छा है कि कुमार गौरव साहब को मैं सुनूँ। कुमार गौरव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। कुमार गौरव साहब, आप आगे, कुमार संदीप जी, आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। जी 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 जैसा कि महोदय, ब्यूरो के सभी सदस्य आपसे भी काफ़ी इच्छा रखते हैं और आपको भी सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, परंतु जो आज के मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता माननीय श्री गौरव रंजन, सीनियर मैनेजर टाटा स्टील से, आपका स्वागत है सर। नेशनल वेबिनार में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का आज राष्ट्रीय वेबिनार रखा हमने और उसमें हमने जो है बाल अधिकार एक सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट में आपको एक महारत हासिल है। तो हम एक आशा करते हैं कि हमारे इंडिया से जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको आज बाल अधिकार के बारे में गहराई से जानकारी हो। और लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर का भी कुछ रखा है कि लास्ट का 30 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। तो जो भी ऐसी कुछ सेंसिटिव चीजें होगी जो जब सभी मेंबर आपसे कुछ पूछना चाहें तो हम लास्ट में लेंगे। तो पहले हम ये चाहेंगे महोदय कि अगले 10 से 15 मिनट आप बाल अधिकार क्या होता है इसके बारे में सभी सदस्यों को विस्तार से समझाएं। तो आपका स्वागत है माननीय गौरव रंजन साहब। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ श्री रणधीर जी और सारे सदस्यों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपना पॉइंट रख सकूं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम जैसे आप लोगों के बीच आए हैं, हम जस्ट यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं कि आप लोग खुद को एक इमेजिन कीजिए कि आप एक
ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए कि जो अपने ही माता पिता से काफी डरते हैं। कल्पना कीजिए कि जो, हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं महोदय। ओके ओके, जी जी कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे की, जिसे जीवन के हर एक दिन पिटने के डर से जीना पड़ता है। हो सकता है कि वो बच्चा, वो ऐसा भी सोच सकता है कि जब उसकी माँ काम पे चले जाए तो वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ जब घर के बाहर निकल जाए तो उसके देखभाल करने वाले ही उसका यौन शोषण करें। ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चे ग्रो नहीं करते, लेकिन जिनके पास अपने विचारों को साझा करने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग बता ही चुके हैं कि आज मैं एक ऐसा विषय को संबोधित करने जा रहा हूं जो जो एक अति संवेदनशील है, जो बाल शोषण और उसके उपेक्षाओं के तहत क्या क्या होता है, इस बारे में ही बात करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग में से कितने पेरेंट्स हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने पेरेंट्स हैं। थर्टी टू 40, ग्रेट, बहुत अच्छा है ये तो। यहाँ अगर हिस्ट्री की बात बोली जाती है तो सबसे पहले, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। यहाँ सारे कोई अभी जो है सारे स्कूल्स में भी सारे लोग जानते ही होंगे कि कैसे कैसे स्कूल्स में भी इस चीज पे हम लोग महत्व दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे स्कूल के टीचर्स, इवन सीबीएसई, आईसीएसई, सारे इस चीज के लिए अग्रसर हैं कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पूछेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने लोगों को पता है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो चाइल्ड अब्यूज को वहां पे जो है संगित करता है। वेरी गुड जी जी महोदय, ब्यूरो ये सभी मेंबर को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देता है 1098, तो लगभग सभी सदस्यों के पास है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि इस सब्जेक्ट पर आए दिन हम मीटिंग करते रहते हैं, तो जहाँ तक हमें आइडिया है कि वुमेन्स का लेकर या चाइल्ड का लेकर हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो सभी मेंबर्स को इसकी ट्रेनिंग हम आए दिन देते रहते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हिस्ट्री को लेके। बाल दुर्व्यवहार की सबसे शुरुआती घटना में से एक मैरी एलेन विलियम्स की हैं, जो बाल शोषण के मामले में 1874 में आए थे। उनके तहत ही न्यूयॉर्क सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, NYSPCC के निर्माण का नेतृत्व किया गया था। 8 साल की उम्र में वो अपने पालक माता पिता द्वारा गंभीर रूप से दुर्व्यवहार का शिकार हुई थी। क्योंकि उस समय बच्चों के साथ क्रूरता को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाए गए थे, उन्होंने जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए उसी कानून का प्रयोग किया गया और उन्हें उनके घर से हटा दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि ये मैरी ही थी जिनके आखिरकार बाल शोषण पर एक मानवीय चेहरा डाल दिया गया। तो हमको लगता है कि ये फिर भी आप लोगों के लिए एक रिकैप होगा, लेकिन ये हिस्ट्री बताना जरूरी है। ये बात
भावुक बनाने के लिए कोई पैथोस का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। बस उपयोग यही है कि जब बच्चों की विषय की बात आती है तो हम लोग सब अति संवेदनशील हो जाते हैं। शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किए जा रहे बच्चे और उनकी भाषण को कई बार अनसुना करना, उनका उपेक्षित हो जाना और उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाना, इन सभी से हमारा गहरा प्रहार होता है हमारे दिमाग में। बाल शोषण केवल चोट, काली आंखें या टूटी हड्डियों के बारे में नहीं है, ये उनसे कहीं अधिक है। ये तो शायद हम सभी को पता है। हम इससे कैसे जुड़े और हम क्यों यहाँ पे आए, इसके बारे में ही हम जस्ट एक अपडेट देते हैं। ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, एक बहुत छोटी सी कहानी है। मैं और मेरा जो एक प्रिय मित्र हैं, हम लोग दोनों साथ डीएवी में पढ़ा करते थे। हम लोग दोनों क्लास 2 से साथ थे। क्लास 4, 5, 6, 7 तक हम लोग साथ, क्लास 2 से 7 तक हम लोग साथ रहे। हम क्या देखे कि जैसे जैसे हमारा आगे चलते गए, हम लोग स्टार्टिंग में क्लास 4 तक हम लोग सब साथ अच्छे टॉप 3 में हम लोग एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हम देखे कि वो जो मेरे साथ मेरा मित्र था, वो जो है अपना रैंक उसका पीछे होता चला गया। और क्लास 7 में फाइनली उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। हम लोग कुछ दिनों के बाद जो है फिर एक जो हम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस समय हम लोग साथ मिले थे। साथ मिलने के बाद जो है मेरा तो इंजीनियरिंग में हो गया, फिर वो अपना मेडिकल लाइन का तैयारी करता रह गया। और उसके बाद जो है फिर हम देखे, और आने वाले दिनों में वो मेडिकल में 2 साल बाद उसका हुआ, और फिर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बना और फाइनली वो काफी ग्रो किया। आज जब हम लोग दोनों इस बारे में बात करते हैं कि हम लोग कहाँ पे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर इसी चीज पे चर्चा करता है कि चीजें घर में जो हर चीज सामान्य दिखती है वो होती नहीं है। ये हमारा आंकड़ा भी यही कहता है कि एक सर्वे के मुताबिक भारत में 50% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शारीरिक शोषण के शिकार होते हैं। और पारिवारिक स्थिति में शारीरिक शोषण में शोषित बच्चे का प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो 88.6% का है, जो उसके अपने रिश्तेदार किया करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो भी एक शिकार था, और उस कारण उसे काफी टाइम लगा। और फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो उसके लाइफ में एक टीचर का आना और उस टीचर को उसके साथ लगना और उसका मनोबल उठाना, और आज वो इस कड़ी में है कि वो जो है हर वो जगह पे पेरेंट्स के साथ बात कर सकता है, पीड़ित के साथ बात कर सकता है, सभी के साथ बात कर सकता है। निष्कर्ष ये है कि बाल दुर्व्यवहार एक अपेक्षाकृत वैश्विक मुद्दा है, जो अक्सर सभी परिवार, समाज और समाज के प्रबंधकों द्वारा हल किया जा सकता है। आप सब इस पे एग्री करते हैं शायद? अगर एग्री करते हैं तो बस चैट में यस या थम्स अप कुछ किया जाए। परफेक्ट। तो भविष्य के नेताओं और माता पिता के रूप में थैंक यू, ग्रेट। थैंक यू। तो भविष्य के नेताओं और माता पिता के रूप में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए
सुरक्षित वातावरण जरूर बनाना चाहते हैं। और इस विषय पे मेरी आज की प्रस्तुति सागर में एक चंद मुट्ठी भर होगी, एक बूंद बूंद के समान होगी, क्योंकि कोई भी पीड़ित या पीड़िता का दर्द, कोई भी उसकी दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ जाता है, और शारीरिक चोटों और निशान को तो हम लोग किसी भी समय देख सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति की आत्मा पर जो निशान होते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। अब ये बात करेंगे कि यहाँ पे आज की संदर्भ में अगर बोला जाए तो WHO ये मार्च 2020 में पहले ही हम लोगों को एक चेताया गया था। उन्होंने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये बात कही थी कि दुनिया भर के लाखों बच्चों को उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ेगा, जो ये कोविड-19 आया है। और इस समय जब हमारे माता पिता हो सकते हैं कि हमें छोड़ के उन्हें डिफरेंट एरिया पे जाना पड़ेगा, तो फिर वहां पे वो बच्चे अकेले रह जाएंगे। और यूनिसेफ न जाने कितने सरकारी संस्थानों से ये आग्रह करता रह गया कि आप लोग जो है इस चीज का व्यापक प्रबंध करें। और आज के डे में ही हमारे पास एक आंकड़ा हम लोगों के पास शामिल है। ये अकॉर्डिंग टू MST इंटरनेशनल, ये कोविड-19 में बच्चों के शोषण की संख्या में जरूर वृद्धि हुई, चाहे वो घरों में हो या घर के बाहर। और सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन चाइल्डलाइंस इंडिया के साथ राष्ट्रीय व्यापी तालाबंदी लॉकडाउन के समय पहले 11 दिन के समय बाल हिंसा के ऊपर ही 92,000 संकट कॉल लॉक की गई थी। शायद ये भी आंकड़ा आप लोगों के पास हो। आज के डे में अगर बात किया जाए तो आजीविका की हानि और आर्थिक कठिनाइयों से अधिक बच्चों को स्कूल से बाहर ढकेलना और उन्हें बाल श्रम में मजबूर करने की संभावना जो बहुत ही बढ़ गई है। आगे उन्हें यौन और शारीरिक शोषण के लिए उजागर जरूर हो सकता है, करना पड़ सके। ILO के अनुसार अगर बोला जाए तो बच्चे और अधिक रूप से लड़कियां जो घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले ज्यादा दबे होने की संभावना बढ़ गई है। और इसका जीता जागता हम लोगों के पास डेटा है। जब पश्चिमी अफ्रीका में इबोला संकट से जब हम लोग उभरे थे, तो उस समय जो है यौन शोषण, उपेक्षा, बाल श्रम और किशोर गर्भधारण में कितना ज्यादा स्पाइक्स आया था। लॉकडाउन में ऑलरेडी कई राज्यों में ये बाल विवाह की घटनाएं अधिक बताई जा रही हैं। पर्याप्त पोषण के बारे में अगर बोला जाए तो यहाँ अगर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में अगर देखा जाए तो इंडिया जो हमारा भारत वो 117 देशों में 102 स्थान पे है, जो सही में निराशाजनक है। वो हर तरह से हम लोग कोशिश किए कि इस लॉकडाउन में चाइल्ड केयर और न जाने वेरियस NGOs तो एक साथ मिलके आगे बढ़े, लेकिन उसी तरह हम लोगों का चाइल्ड केयर यूनिट या सेवाएं तो बहुत सारे बंद हुए,
जिसका सीधा सीधा असर बच्चों के पोषण और टीकाकरण सेवाओं जैसे बुनियादी अधिकारों से पर पड़ा है। अगर आगे बात किया जाए तो हम लोग जो है देखा जाए तो मेंटल हेल्थ, आज के डे में अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो स्कूल तो बंद हो गए हैं। सारे लोगों को पता है कि स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चे अगर कोई घर पे हैं तो सिर्फ बच्चे हैं। पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आजीविकाएं चलती रहे, लेकिन वो बच्चों का मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य जो बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, स्कूल की जल्दी बंद होने और फिर से खुलने की जो अनसर्टेनिटी है, उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है ये किसी नहीं पता। स्कूल के जो बंद होने और ये सब, ये जो मेंटल हेल्थ जो बढ़ा है, इसका अभी जस्ट एक यहाँ पे सर्वेक्षण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जो 20% वृद्धि हुई है और कम से कम 5 में से लगभग 1 भारतीय इसमें से प्रभावित हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वीकार किए हैं कि ये कोविड-19 बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कई माता पिता अपनी नौकरी खो दिए हैं और घरेलू हिंसा जो उनमें बढ़ती हुई मामले दिखे हुए हैं। अगर शिक्षा की पहुंच देखी जाए तो आज कंप्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, चारों ओर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल में सिर्फ बड़े लोग, सिर्फ एक ही तरह के बच्चे नहीं आते थे, वहाँ बहुत सारे कम्युनिटी से बच्चे पहुंच रहे थे और ये सीखने का जो अध्याय था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। उनके पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट शायद सभी के पास नहीं है, ये एक कारण है। और चूंकि भौतिक दूरियां मापदंड हमें स्वीकार करना और ऑनलाइन कक्षाओं के अनुकूल होने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हमें ये तो स्वीकार करना ही चाहिए कि शिक्षा का भेदभावपूर्ण कहीं ना कहीं भेद डिफरेंट कम्युनिटी तक पहुंच रहा है। जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सब हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं भी आगे आई हैं। इवन कई स्कूल जो है ये उन बच्चों और उन वर्गों को जरूर दे पा रहे हैं ताकि ये शिक्षा का जो अभाव आया है ये कम से कम हो पाए। लेकिन फिर भी अभी भी अगर देखा जाए इस महामारी में शिक्षा की इस अभाव को अभी भी दूर करना, जो गैप है उसे मेंटेन करना, बहुत अभी गैप फिर भी मेंटेन किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ कल्चर की बात किया जाए, कल्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा जिसे बोलते हैं कि शारीरिक रूप से दूर करने के मापदंड और व्यवहार अगर पूरी तरह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता तो भारत जैसे देशों जहां जाति आधारित भेदभाव आम है, ये भेदभाव न जाने कितने प्रथाओं को और मजबूत कर सकता है। क्या इस बारे में आप लोग एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो यहाँ पे फिर से मुझे एक आप लोग ओके दिखाइए। वेरी गुड नसीम जी, वेरी गुड।
हम यहाँ पे एक और चीज बात करेंगे कि यहाँ पे इस स्कूल बंद हो जाने के बाद अधिकांश ऑनलाइन सुरक्षा हेतु कार्यक्रम भी बहुत जगह स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे ही क्लासरूम ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं, बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन टूल और संसाधनों से जुड़ते हैं, जिनमें गेमिंग और मनोरंजन और अवकाश के लिए इस्तेमाल की जाने वेबसाइटें भी शामिल हैं। ऑनलाइन का दुरुपयोग एक संभावित जोखिम के रूप में सामने आ रहा है, जो एक गैर सरकारी संगठन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के अनुसार मार्च में बाल पोर्नोग्राफी खोजों में भारी वृद्धि हुई थी। हमारे लॉकडाउन जो है 24 मार्च 2020 को हुआ और ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऑनलाइन चिंताओं को बढ़ा दिया गया है। ये सुनिश्चित करना कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन दुरुपयोग का शिकार कोई बच्चे ना हो, इसके लिए जो है न जाने अभी कितने सारे विशेष पहलुओं पे बात करना होगा। तो बहुत सारे एक्टिविटीज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास अभी बहुत सर्वेक्षण नहीं हुए हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है और कितने हद तक जा रहा है। हो सकता है ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ नजर आए। तो ये ऑनलाइन स्कूल और उसकी सुरक्षा के तहत। लेकिन अगर बात की जाए कि कोविड में अगर हम लोगों को क्या रिकमेंडेशन देना चाहिए, तो यहाँ एक चीज बात बोला जा सकता है कि बच्चों को बचाने के लिए एक विस्तृत बाल सुरक्षा नीति, दिशा निर्देश और कार्य योजना तैयार करने की विशेष आवश्यकता है। महामारी के दौरान सीखने और शिक्षा पे एक मानक और स्पष्ट नीति सभी बच्चों को सर्वोत्तम हितों के ध्यान में रखते हुए स्कूल को तैयार करनी चाहिए। इवन यहाँ कॉर्पोरेट भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसा हमारे यहाँ टाटा स्टील, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 6 स्कूल को लिए हुए हैं, 6 स्कूल को हम लोग वहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम लोग उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे हमारी टाटा स्टील जो है उसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। और वहाँ स्कूल में हम लोग जो है स्कूल में माता पिता प्लस वहाँ टीचर और स्टूडेंट्स, यहाँ सभी लोगों को जो है हम लोग इस बारे में अवगत करा रहे हैं। बेसिकली डिफरेंट हम लोग अभी उनको जानकारी प्राप्त करने दे रहे हैं कि क्या हमारे लाइफ में और क्या क्या चीज हो सकती है और हम लोगों को कितने बेहतर वे में हम लोग यहाँ पे अपने मेंटल फ्रेम में हम लोग कितनी अच्छी तरह रखा जा सकता है। स्कूल के बच्चों को खासकर इससे पहले हम लोगों को जानकारी जरूर बैड टच, गुड टच, इस बारे में जानकारी दी गई है और उन लोगों को ये जानकारी अभी कंटिन्यूअस वे में हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी स्कूल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि स्कूल बंद हो जाने के कारण जो बच्चे अभी घर में हैं उनको कितना बेहतर हम लोग जो है उनका प्रोटेक्शन कर पाए, उनके लिए जो है ये बहुत सोशल और मेंटल हम लोग तैयारी, सिर्फ एजुकेशन और बेसिक उसका एजुकेशन का हम लोग व्यापक तौर से जो है उसका टीचिंग्स को एक्सपैंड करने के द्वारा ही किया जा सकता है। वेबिनार हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन अगली बात आती है कि लॉकडाउन आखिर कब तक? क्या आप लोगों को लगता है कि लॉकडाउन आखिर कब तक, ये ऑनलाइन क्लासेस आखिर कब तक, स्कूल कब खुलेंगे और कैसे
कैसे खुलेंगे, क्या होना चाहिए, इसका मापदंड क्या होना चाहिए? कोई इस बारे में जरूर सोचते होंगे। यहाँ पे जस्ट यस और नो, नो आइडिया। हम लोग को भी कोई आइडिया नहीं है ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, सही में किसी को नहीं पता। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों को स्कूल को तो फिर से खोलना ही पड़ेगा, और हम लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्कूल केवल उन्हीं क्षेत्रों में खोले जाएं जहां वायरस पूरी तरह से समाहित हो चुका है। रोकथाम के उपायों पर पर्याप्त सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित करना हम शिक्षकों, माता पिता और बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है। और इसका मेन अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ये, जैसे टाटा स्टील इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इसके तहत जो भी वेस्ट बोकारो या फिर जमशेदपुर एरिया में जितने स्कूल हैं जो वो लोग कंटिन्यूअस अपने अंडर रखते हैं, उसमें इस चीज का कंटिन्यूअस वो लोग जो है एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पेशेवर परामर्श सेवाओं पे उचित पहुंच के साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में लॉकडाउन के कारण शिक्षा के अंतर जो आया है उसे कम किया जाए, किसी भी तरह कम किया जाए, और उसे कैसे करना है उसको तो हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे वो उस समय पता लगेगा। लेकिन बिना एकेडमिक प्रदर्शन के दबाव और अधिमानक स्कूल के पाठ्यक्रम की कमी किए बिना इस चीज को आगे बढ़ाना है। अब स्कूल के पर्यावरण उसे भी हमें सुरक्षित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम लोगों को कुछ और तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारा हॉटस्पॉट पीड़न, यौन शोषण या जो भी ऐसी इस प्रकार की कुछ घटना हो रही है, तो आप उसका एक कोई एविडेंस कलेक्ट कीजिए, चाहे तो उसका वीडियो बना लीजिए या जैसा भी कुछ आपको एविडेंस मिलता है, कोई पेपर की कटिंग हो या जैसा जो भी है, और वो नेशनल हेल्पलाइन पर आप हमें संपर्क करें। हम पूरी तरह से उस केस की जांचबीन जो भी है खोजबीन करेंगे, और जितना ब्यूरो से हो पाएगा हम चाइल्ड केयर की भी हेल्प लेंगे उसमें, और कोशिश करेंगे कि तो मैं दूसरी बात संदीप जी, इस पर अगर जैसे देखिए छोटी छोटी जो मामले होते हैं बाल अधिकार की, जिसमें हम लोग बात करें कि छोटे गांव कस्बे स्तर पर हैं, जिस पर हमें तुरंत एविडेंस मिल रहा है, तो उस पर क्या है कि हम तुरंत हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर की रोल बहुत बड़ी होती है, चाइल्ड राइट्स को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर की रोल बहुत है, और वो हेल्पलाइन नंबर डायरेक्ट CWC से, चाइल्ड लाइन से जुड़ी हुई होती है। अगर कि हेल्पलाइन नंबर उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपके पास लेटर हेड है, आपके पास लेटर है, आप संपूर्ण तथ्यों को लिखते हुए आप स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन को लिखें, और उसकी कॉपी, एक प्रतिलिपि कॉपी उसकी वहां के जो संबंधित विभाग के DM होते हैं, संबंधित जिले के जो DM होते हैं उसको भी कर दें, क्योंकि वो जो चाइल्ड राइट्स कमेटी जो होती है उसकी सुपरविजन जो है वो DM खुद भी करते हैं, उसके अध्यक्ष DM भी होते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाइयां होती है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई मामले आते हैं जिस पर जानकारियों के अभाव से, मुख्य रूप से हमें जानकारी रखनी है कि हमें किस प्रकार से इस पर कार्य करना है। अगर कि हम पूरी जानकारी रखेंगे कि हमें किस चैनल के थ्रू, प्रॉपर चैनल में काम करना है, और जो भी आप लेटर लिखें उसकी एक कॉपी हम लोगों को दे दें, ताकि हम लोग भी उस पर एक स्तर पर भी हम लोग संज्ञान ले सकें। और जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है जो मास लेवल पर, समूह लेवल पर है, जिसमें बाल अधिकार का बहुत बड़े लेवल पर उल्लंघन हो रहा है, 1000, 5000 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 10 लोग हैं, और जब कार्रवाई कहीं नहीं होती है तो हम लोग नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स से हम लोग जो है उस पर सहयोग लेते हैं। तो इस पर क्या है की जानी चाहिए, और हमें लगता है कि वहाँ के DM वगैरह से संपर्क करके उस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाए। जी महोदय, तो जैसा कि जहाँ तक समझ में आया है इसी प्रश्न को लेकर, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो एक
कार्य होता है उसे ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, और इसी कारण शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेप उठाई कि सभी डिपार्टमेंट का प्राइवेट कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सही बात है कि गवर्नमेंट का इतना सारा फंड जो है ऐसे अधिकारियों को जा रहा है जो अपना पूरा जो कर्तव्य होता है वो ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। और अभी तो ये भी उसमें ऐड किया गया है कि जो 50 साल तक के अधिकारी हो चुके हैं, अब उनकी कार्य की कुशलता को देखते हुए उन्हें कार्य पर रखा जाएगा और बाकी को निष्कासित कर दिया जाएगा। विशाल ये भी कहीं ना वानखेड़े, एक मिनट संदीप जी, विशाल वानखाड़े साहब शायद भोपाल के अध्यक्ष हैं, है ना? जी जी जी। लॉकडाउन के तहत बच्चों तक मिड डे मील भोजन किस प्रकार मिल रहा होगा? विशाल वानखेड़े साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि मिड डे मील की मुझे जहां तक जानकारी है कि अभी पहले जो जिसमें लॉकडाउन की समय बच्चों को मिड डे मील का भोजन नहीं मिल रहा था तो उसे कुछ पैसे दिए गए थे। एक बार आप पता कर लीजिएगा, मुझे जहां तक मालूम है बच्चों को पैसे दिए गए थे, संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक या सचिव के माध्यम से बच्चों को कुछ पैसे दिए गए थे और कुछ चावल का भी वितरण किया गया था। और शायद अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है जो लॉकडाउन में बच्चों को मिड डे मील। तो हमें लगता है कि मिड डे मील के जगह पर बच्चों को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और उसे कुछ चावल दिया जा रहा है। हो सकता है मैं इसमें आपका भोपाल के तथ्यों में गलत हो सकता हूँ, मध्य प्रदेश का, परंतु झारखंड में मैंने इसको देखा है। और मैंने भी इतना कि कई बच्चों को, मैंने इस मामले पर बात भी किया था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से एक बार, तो उन्होंने यही बात मुझे बताई भी थी और इसके बाद में मैंने वेरिफिकेशन भी करवाया था, तो बात सच निकली थी कि हाँ वो बच्चे को जो है तो कुछ पैसे भी दे रहे हैं और कुछ ना वो ये दे रहे हैं संबंधित प्रधानाध्यापक। आप एक बार इससे पता कर लीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुझे बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, परंतु जो मुझे था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बिजनेस चल रहा है। पर आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अंदर कर देंगे, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, शांत रहने और कुछ नहीं है। नहीं, परंतु ये सत्य बात है महोदय कि अभी तक हमारे पास ऐसे 100 से ज्यादा केस आए हैं जो 2 अस्पताल में जब चेकअप हुआ तो एक में पॉजिटिव रिपोर्ट आई और एक में नेगेटिव आई। और यहाँ तक कि एक थाने के एक टीआई साहब का तो यह हाल था कि वो जब कोविड टेस्ट करवाने गए तो लाइन ज्यादा लंबी होने के कारण वो टेस्ट नहीं करवा पाए और थाने पर चले गए और दूसरे दिन उन्हें कॉल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप अस्पताल आइए। तो फिर वो अपना एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर बोलते हैं कि मुझे ले जा रहे हैं अस्पताल वाले, अब मुझे बचा लो। तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या बहुत बड़ी बात है, अभी के समय में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हाँ, इस समस्या में मैं एक बात आप लोगों की भी जरूर रखना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इसको एक उद्योग बना रखे हैं। इस कोविड-19 की जो है इसको उद्योग बना करके रखे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं कहा जा सकता, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं सामने में कई चीजों को देखा हूँ, इसको एक उद्योग बना करके रखे हैं। जो पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल इलाज के लिए भी जाते हैं, उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है और उसको विभिन्न प्रकार से उसको जो है कोविड की दवा खिला रहे हैं। पता नहीं दवा क्या खिलाते हैं, मुझे नहीं मालूम। वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लास्ट में ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चले गए। बहुत बड़ी पड़ गई है और इसमें हमें लगता है कि हमारी टीम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कुछ कार्य कर सकती है। अगर कि ऐसे मामले आते हैं तो इस पर कार्य करें। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो केस है ये बहुत बड़ा केस है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी केस है, मतलब एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खुद जांच भी नहीं कर रहा था और उसकी पॉजिटिव आ गई और वो खुद परेशान है कि मुझे कैसे आ गया पॉजिटिव, मैं तो जांच नहीं कर पाया। ये बड़ा विकट समस्या है, इस पर मैं जो है सो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो ये हमारे लोगों का जो लगातार हनन किया जा रहा है, इस पर हम कार्य कर सकते हैं। सिस्टम में बहुत ज्यादा और हम सभी सदस्यों को सूचित करना चाहेंगे कि हम बार बार ग्रुप में भी एक मैसेज डाल दें कि अगर इस तरह आपके पास आ रहा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आप 2 बार चेक करवाइए अलग अलग हॉस्पिटल में, और अगर आ रहा है तो हम उस केस को संज्ञान में लेंगे और उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करवाने से लेकर वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करवाने तक का काम हम करेंगे। आप कृपया इसके एविडेंस कलेक्ट करें और एविडेंस हम तक पहुँचाएं। ये काम आपको करना होगा। और कोविड जो है उसे समझदारी से लेने की जरूरत है, ना कि कोविड में हर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। आज अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, टॉप पर है और उन्होंने जितना लॉकडाउन हमने रखा उसका आधा भी नहीं रखा। अमेरिका में केवल 30 दिन का लॉकडाउन था और चाइना में भी 30 दिन का लॉकडाउन था।
उसके बाद भी आज वो वर्ल्ड में उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड में टॉप पर है, और हम 3 महीने लॉकडाउन रखकर भी 26-27% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है घट गया है। तो ये कहीं ना कहीं चलिए मैं इसको, क्योंकि आज का सब्जेक्ट कुछ और है, तो कोई और सदस्य है जो अपना प्रश्न करना चाहता है, कृपया आइए लाइन पर। मनोज सर, मनोज सोलंकी भोपाल से आप। नमस्कार, सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। एक्चुअली सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी देखने में आया है कई जो बड़े घर के लोग रहते हैं गांव से बच्चों को ले आते हैं पढ़ाई के बहाने, और वो सर घर पे काम करवाते हैं उनसे। ऐसा केस मैंने देखा हूँ कि बच्चे को ले आए कि हम उससे थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे, हम उसकी पढ़ाई करवाएंगे और उसके बाद उसकी शादी भी कर देंगे, ऐसा झांसा दे के वहां से ले आते हैं बच्चों को, जो बच्चे 10 या 12 साल के रहते हैं समथिंग, और न तो बेचारों की पढ़ाई हो पाती है, और सर वो इनसे इतना काम करवाते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, ऐसे अगर केस मिलते हैं तो? इसको हम लोग बाल मजदूरी कहते हैं। घर में जो है ना शोषण होता है, ऐसे जैसे मामलों पर जो है सो रेस्क्यू होती है बच्चों की। ऐसे मामलों में आप ना 2-3 चीजों का एकदम विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले पता करें वो बच्ची कहाँ पर है, ठीक है, उसकी संपूर्ण जानकारी ले लें कि वह किसके यहाँ कार्य कर रहा है, कब है और कब बच्ची कहाँ पर रहती है, ठीक है। उसके बाद इस संबंधित मामले को आप CWC से संपर्क करें, संबंधित जिला से। संबंधित जिला जो है सो आपको कोऑपरेट करेगी, CWC। और CWC क्या है कि आपके और संबंधित थाना, आपको भी नहीं जाना है, आपको भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे तो फिर आप उसके नजर में दोषी हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप CWC को मामले को संज्ञान दे दें। CWC लोकल थाना को कोऑपरेट करती है, और या तो फिर डायरेक्ट जिला की उसकी टीम आती है और डायरेक्ट उस बच्चे को रेस्क्यू करके ले जाती है, ठीक है। और अगर बच्चा रेस्क्यू हो गया वहां से और बच्चा अगर नाबालिग है, तब तो फिर उसके मालिक की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। वो आपको सिर्फ सूचना, बट आपकी जो सूचना है वो प्योर एकदम ट्रू होनी चाहिए, है ना। आप जो सूचना देंगे वो ट्रू होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि फिर उसमें एक पूरी टीम काम करती है और वो संबंधित जिला उपायुक्त और CWC के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करती है, और वो दिन डायरेक्ट आपको कुछ बहुत अच्छे तरीके से उस पर कार्य होती है, ठीक है। परंतु आप पूरी ट्रू इन्फॉर्मेशन उसका कलेक्ट करें और बेहतर तरीके से कार्य होगी। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं, CWC को आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो कर लेगी, कोई दिक्कत जी ओके सर, थैंक यू। अगला नाम है अनिल जाटव। कृपया अनिल आप आइए, और इसके बाद हम ज्यादा आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। अनिल अपना प्रश्न कीजिए।